नमस्कार दोस्तों, आकाश ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम बिहार में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता होगा कि 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, प्री का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे संबंधित कोई नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तब भी हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं और जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा लगभग, और इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। और जब तक पेपर नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे ही ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तब आपके वहाँ से करीबन 15 से 20 या 25 क्वेश्चन की तैयारी हम पेपर से पहले रिवीजन के तौर पे आपको करा देंगे। और जो टेस्ट सीरीज मैंने 4 टेस्ट सीरीज कराई हैं तो उन पर भी आप ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा। उनको पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और पीडीएफ आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो भी एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला विद्रोह क्या है? नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। आखिर नोनिया विद्रोह क्या है, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोनिया विद्रोह, यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्रों में, कौन सा सोरा उत्पादक केंद्रों में, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ था। देखिए ध्यान क्या रखना है, जो इसके मुख्य केंद्र हैं, मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना होगा आपको। मुख्य केंद्र हैं जो सोरा उत्पादक केंद्र हैं, एक तो कौन सा है, तिरहुत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोरा उत्पादक केंद्र कौन सा है, निम्नलिखित में से सोरा उत्पादक केंद्र कौन सा है, तिरहुत, हाजीपुर और सारण। तिरहुत, हाजीपुर और सारण और पूर्णिया, ये क्या है, ये सोरा उत्पादक केंद्र है जहां पर नोनिया विद्रोह हुआ था। कब हुआ था क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब सोरा उत्पादक का कार्य मुख्य रूप से क्या था, तो सोरा उत्पादक का कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय, एक प्रकार का ये समुदाय है नोनिया समुदाय, इसके द्वारा किया जाता था। और सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। किसके बनाने में किया जाता था, बारूद बनाने में किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सोरा उत्पादक का कार्य जो सोरा है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से इसके बाद में जब हम पूरे कंप्लीट जितने भी विद्रोह हैं वो सभी कर लेंगे, तब हम इसके बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। आप उन क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन जो आंसर है चेक करके बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905407400। यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप इसकी पीडीएफ, अन्य सभी पीडीएफ और इनके आंसर चेक करवा सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, आसामी, जिसे बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया मतलब समझते हैं मध्यस्थता करने वाला। यह आसाम, जिसे क्या बोलते हैं, आधुनिक भाषा, जो आधुनिक भारत के इतिहास है उस समय जब 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में जब यह विद्रोह चल रहा था, तब इसमें बिचौलिया को जो मध्यस्थता करता है, मीडिएटर बोलते हैं जिसे, उसे क्या कहते थे, आसामी कहते थे। तो यह कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देता था। किसे देता था, ब्रिटिश कारखानों को देता था कच्चा सोरा। अब कच्चा सोरा क्यों देता था, देखिए ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश एक काम करते थे कि यहाँ से कच्चा माल लेते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लेकर कुछ ना कुछ उत्पादन करके महंगे में बेचते थे, और कच्चा माल लेते थे वो बहुत सस्ते में लेते थे। तो इसी प्रकार से सोरा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो सोरा प्रयोग किया जाता था बारूद बनाने के। तो बारूद बनाने के लिए जब सोरा प्रयोग किया जाता था तो इससे क्या है कि जो असामी है, एक बिचौलिया था, तो ये कच्चा सोरा कारखानों को देता था। और असामी लोग नोनिया के प्रति मन सोरा का मूल्य 12 से 15 आना देते थे। कितना देते थे, 12 से 15 आना देते थे। जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे 3 से 4 रुपए प्रति मन सोरा देते थे। कितना देते थे, 3 से 4 रुपए प्रति मन सोरा देते थे। नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोरे का व्यापार अन्य व्यापारियों से करने लगे थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नोनिया समुदाय के प्रति क्रूरतापूर्व कार्रवाई की, जिसका नोनिया समुदाय के प्रति
के प्रबल विरोध किया, जिसका किसने किया? नोनिया समुदाय ने प्रबल विद्रोह किया। अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं। समरी इसकी क्या बनती है? तो नोनिया जो एक तरीके से एक चीज देखते हैं, यहां से इसकी समरी देखते हैं। एक प्रकार का ये समुदाय है नोनिया समुदाय है, और नोनिया समुदाय ने क्या किया कि यह 1770 से 1800 ईस्वी तक एक विद्रोह चलाया। और यह विद्रोह किसके प्रति था? तो यह विद्रोह जहाँ पर भी सोरा उत्पादन होता था तो उन क्षेत्रों में यह चलाया था। अब सोरा उत्पादन में क्या करता था? सोरा किसके काम आता है? सोरा बारूद बनाने के काम आता है। अब सोरा जो है, यह सोरा अंग्रेजों को, एक असामी बिचौलिया होता था तो अंग्रेजों को देता था, अंग्रेजों को कारखाने में कच्चा सोरा देता था। अब अंग्रेज इस सोरा का क्या करते थे? बारूद बनाते थे, और जो अपनी सेना के लिए बारूद बनाते थे। अब यह सोरा, इसकी जो कीमत होती थी बहुत कम होती थी, और इसमें जब नोनिया समुदाय इस चीज़ को समझने लगे कि ये कीमत हमें बहुत कम मिल रही है, और जो अन्य व्यापारी थे, ब्रिटिश के अलावा जो अन्य व्यापारी थे, उनसे कीमत उन्हें ज़्यादा मिल जाती थी, उनसे कीमत 3-4 रुपए प्रति मन मिल जाती थी, जबकि और जब कारखाने से जो होते थे तो इसमें से 12 से 15 आना ही कीमत मिलती थी। जब 12 से 15 आना यहाँ पर कीमत मिलती थी, तब ये नोनिया समुदाय के लोग इसमें क्या करने लगे? जो अन्य व्यापारी को सोरा देने लगे। अब यह बात जब ब्रिटिश को पता चली, तो ब्रिटिश को पता चलने के बाद में ब्रिटिशों ने जितने भी सोरा उत्पादन करने वाले लोग हैं, इनका नोनिया समुदाय है, तो इन समुदायों पर ऊपर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की, एक अजीब प्रकार का व्यवहार किया, क्रूरतापूर्व व्यवहार किया, जिसमें उन्हें कष्ट देना उचित समझा, ब्रिटिश ने कष्ट देना उचित समझा। अब इस बात से नाराज होकर जितने भी नोनिया समुदाय के लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा, हम ही सोरा उत्पादन करके देते हैं, तभी ये लोग बारूद बनाते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर जो नोनिया समुदाय के लोग हैं, इन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में अगला विद्रोह कौन सा आता है? अगला विद्रोह आता है तमाड़ विद्रोह। देखिए कब से कब तक चला? इस विद्रोह का प्रारंभ कब से कब तक हुआ था? 1782 में छोटा नागपुर। कब हुआ था? 1782 में छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था, जो 1794 तक चला। यह विद्रोह, तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? 1782 से 1794 तक चला। 1782 से 1794 तक चला। किसके प्रति किया गया था? तो यह उरांव जनजाति, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमाड़ विद्रोह कौन सी जनजाति द्वारा किया गया था? उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। और यह किसके विरोध में था? तो इनके जमींदारों के शोषण के विरोध में था। जमींदारों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था किसानों के लिए, उरांव जनजातियों के लिए, तो उनके प्रति जमींदारों के शोषण के प्रति यह विरोध किया गया था, तमाड़ विद्रोह। 1782 से 1794 तक चला। इनका नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सिंह ने नेतृत्व किया था, और इतिहास में यही तमाड़ विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। समरी इसकी क्या हो जाएगी? तो समरी याद करने के लिए आपको केवल 2-3 चीजें याद करनी होगी। एक तो जनजाति का नाम, कौन जनजाति है, कौन सी जनजाति है? तो जनजाति है उरांव जनजाति। किसके प्रति विरोध किया था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। जमींदार जो शोषण कर रहे थे उसके प्रति विरोध किया था, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध इसके प्रति विद्रोह किया गया था। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कब से कब तक चला? तो 1782 से 1794 तक चला। और इसका नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सिंह ने किया था। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अगला आंदोलन है कौन सा? बहावी आंदोलन। 1820 से 1870 ईस्वी तक चला, और यह बहावी संप्रदाय इस्लाम की ही एक शाखा है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार तथा, परंतु धीरे धीरे इस आंदोलन ने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वरूप धारण कर लिया। देखिए पहले इसका केवल एकमात्र उद्देश्य था, क्या था? सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था, मतलब सामाजिक सुधार था। क्या था? सामाजिक सुधार था। लेकिन कुछ समय बाद इसने क्या कर लिया? राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इकोनॉमिकल सुधार के रूप धारण कर लिया। इस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों रूप में यह विद्रोह स्टार्ट हो गया, यह आंदोलन स्टार्ट हो गया, और यह इस्लाम की ही एक शाखा थी। और इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब निवासी मोहम्मद अब्दुल नवाब थे। कौन थे?
अरब निवासी मोहम्मद अब्दुल नवाब। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रायबरेली में उत्तर प्रदेश में एक निवासी हैं सैयद अहमद बरेलवी। तो ये भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली। रायबरेली कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख केंद्र था पटना। इसीलिए यह आंदोलन बिहार के प्रमुख आंदोलन में से माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको याद करना होगा, इस आंदोलन को भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें पॉइंट है, सैयद अहमद बरेलवी 1821 ईस्वी में पटना गए, जहां उन्होंने वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के उद्देश्य से 4 खलीफा, कौन कौन से 4 खलीफा हैं? मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन को नियुक्त कर दिया। यहाँ पर इन्होंने 1821 में 4 खलीफों को नियुक्त किया। एक तो मोहम्मद विलायत अली हो गए, और दूसरे हो गए इनायत अली, और तीसरे हो गए शाह मोहम्मद हुसैन, और चौथे हो गए फरहात हुसैन। इन 4 लोगों को खलीफा नियुक्त कर दिया। किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी। ये कौन थे? तो ये थे भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो पटना प्रमुख केंद्र था। बरेलवी ने शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसको? शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार गौर फरमाइएगा। और 1822 से 1868 ईस्वी तक पटना वहाबी आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र रहा, जिसके सर्वप्रमुख नेता विलायत अली खान थे। कौन थे? विलायत अली खान थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि पटना में वहाबी आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र कब से कब तक रहा था? तो 1822 से 1868 ईस्वी तक पटना वहाबी आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र रहा था, और इसके प्रमुख नेता विलायत अली खान थे, जो कि 4 खलीफा जो बरेलवी ने नियुक्त किए थे उनमें से एक थे। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, 1831 से 1832 ईस्वी तक चला है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जाति है, मुंडा, ओरांव, हो और महाली, ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इनमें प्रमुख कौन सी है? मुंडा है, ओरांव है, हो जाती है और महाली जनजाति है, ये निवास करती हैं। तो इन्हीं के जो मैदानी लोग हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। इन सभी जनजातियों के लोगों को क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। तो इन्हीं जनजातियों द्वारा कोल विद्रोह स्टार्ट किया गया था 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक। और यह कंपनी शासन के शोषक चरित्र, जो कंपनी शासन का जो शोषण का तरीका है, और उनका जो शोषक चरित्र है, हर व्यक्ति के ऊपर और हर जनजातियों के ऊपर जो वो शोषण करते थे, उनके विरुद्ध यह विद्रोह चालू किया गया था। और यह 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की शराब, जिसे हड़िया भी कहते हैं, इसके उत्पादन पर शुल्क लगा दिया गया था, इस पर टैक्स लगा दिया गया था। उत्पादन भी करेंगे तब भी आपको टैक्स देना होगा। तो इससे क्या हो गया? आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे, इसे अपने उपयोग के लिए आदिवासी तैयार करते थे, और इन पर क्या कर दिया? अंग्रेज शासकों ने इस पर टैक्स लगा दिया। तो इससे कोल जनजातियां, कोल की जितनी भी जनजातियां हैं, तो वे इसका विरोध करने लगे। और इसी प्रकार से 1831 ईस्वी में, जिसे बुद्धो भगत के नाम से भी जानते हैं या फिर बुद्ध भगत के नाम से भी जानते हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया, और इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए थे। इसमें काफ़ी जनसंख्या में लोग मारे गए थे, और बुद्धो भगत जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यह मारे गए थे। बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद गंगा नारायण, इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पॉइंट याद करिए। जैसे ही बुद्धो भगत की मृत्यु हो गई थी 1831 ईस्वी में, और 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? गंगा नारायण ने नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। तत्पश्चात इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसका दमन कर दिया और अपनी जीत हासिल कर ली थी इस प्रकार से। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि
मुख्य तौर पर यह विद्रोह कब से कब तक चला था? 1831 से 1832 तक चला था, जबकि इसके कुछ कुछ हिस्से यानी कुछ कुछ रुक रुक कर समय समय पर यह विद्रोह चलता रहा था, जो कि 1848 ईस्वी तक चला था। जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास ली है, जो ईपीएफओ के लिए ली थी, वह मॉडर्न हिस्ट्री सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह 4 घंटे की क्लास है। 4 घंटे की क्लास में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर कराई गई है। उसमें सारे विद्रोह के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो उसमें भी मैंने इस विद्रोह के बारे में डिटेल से पढ़ाया, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगला है कुछ संताल विद्रोह। 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था। संताल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों, पुलिस, ठेकेदारों और दिकुओं, जो बाहरी लोग होते हैं, इनके विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। और बिहार के भागलपुर में राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्रों को दामन एक कोह नाम दिया गया था। संताल विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद करिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया था। पुलिस द्वारा गोली मारकर चांद और भैरव की हत्या कर दी गई थी और सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई थी। 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, चांद और भैरव, और सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई थी। अगला विद्रोह है लोटा विद्रोह। तो यह 1856 ईस्वी तक कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। किसके द्वारा? कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। और इसका प्रमुख कारण, कैदियों को पहले जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु बाद में सरकार ने इसके स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने की घोषणा कर दी, और जिसके कारण कैदियों ने विद्रोह कर दिया था। मुंडा विद्रोह देखिए, उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि उल गुलान विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो इस विद्रोह से ही संबंधित हैं। आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह है, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक चला, और यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इसे महान हलचल भी कहा गया है। क्या कहा गया? महान हलचल भी कहा गया है। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था। इन्हें मिशनरियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई, और जहां वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे। इसके अतिरिक्त वे वैष्णव धर्म, कौन से धर्म? वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है, कि वे बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को निरोग कर सकते हैं, किसी को कोई भी रोग नहीं होगा, ऐसा कर सकते हैं। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिसके विरोध में 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था, और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए थे। मुंडा विद्रोह भी पराजित हो चुका था, और कुछ समय पश्चात बिरसा पकड़ा गया और उसकी जेल में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शांत हो गया। जैसे ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत हो गया था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण विद्रोह आता है, ताना भगत आंदोलन। महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल में हम पढ़ते हैं ताना भगत आंदोलन 1914। तो इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। इसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो जतरा भगत है, जिसे जतरा आंदोलन या जतरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो प्रमुख नेता थे जतरा या ताना भगत और बलराम भगत थे। इनको ही, जतरा भगत को ही ताना भगत कहा जाता है, इसीलिए इसे ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने। कंप्लीट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी मैंने अभी तक ऊपर पढ़ा है उनसे ही संबंधित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, तो आप जल्दी से बताइए।
बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पटना, पूर्णिया, गया, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुए थे? कौन सा जिला प्रभावित हुए थे? सारण, वैशाली, पूर्णिया, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा है बताना है। उलीहातू, सिल्ली गांव, बंदगांव, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल जस्ट पढ़कर आए हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? गया मुंडा, कोंता मुंडा, दाऊद मुंडा, या इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? तो बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? अरविंद पांडे, आनंद पांडे, गोविंद योगी, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संताल विद्रोह 1855 से 1857 का फैलाव था भभुआ से कटिहार, रोहतास से रांची, बर्दवान से लेकर भागलपुर, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बहावी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? अलीगढ़, लखनऊ, पटना, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहावी अपने अनुयायियों को क्या कहते थे? अहले अहिद, अहले हदीस, बहानु मानी, या इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर या आयुक्त कौन था? E.A. सैमुअल, विंसेंट आयर, विलियम टेलर, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए 11। तो इन 11 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं और इसके आंसर की आपको कल तक कमेंट में पिन में मिल जाएगी, कमेंट पिन में आपको मिल जाएगी। आंसर की आपको कल तक मिल जाएगी। पहले आपके देखने पड़ेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, तो कल तक आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसी के साथ में इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इनके आंसर के बारे में बात करेंगे और अगला टॉपिक हम बीपीएससी स्पेशल से ही लेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।